सास ने जादू टोनों से कराया अपने बहू का बच्चा। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। मम्मी के कहने पर तैयार हो गई। मुझे डॉक्टर पूनम के पास, जिन्होंने मेरे टेस्ट किए, फिर बोली तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप आपके रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। जब तक मेरी सास डॉक्टर पूनम के पास बैठी रही। डॉक्टर पूनम तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठो। सास मेरी अंदर ही थी। मेरी सास और डॉक्टर दोनों बात कर रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। फिर उसके बाद डॉक्टर पूनम ने मुझे अंदर बुलाया तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस ऋतु, बचपन में क्या तुम्हें कोई चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए कुछ बुरी खबर है। क्या? मैंने पूछा। कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं, आप कभी बच्चा करने के काबिल नहीं हैं। ये एक पैदाइशी कमी है आपके अंदर, जिसके बारे में मैं आपको तसल्ली से नहीं बता सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चा पैदा करने का शक्ति नहीं है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मेरे दिल के अंदर में टूट के रह गई। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी नर्क बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आंखों से आंसू टिप टिप बहने लगे। ऋतिक से लव मैरिज की थी मैंने, लेकिन अब वह अपनी माँ की सुनते थे। वह कहते थे कि मेरी माँ जो कहे उनकी बातों को टालना नहीं है। अब मुझे लग रहा था कि अब उस घर में मेरी जगह नहीं है। औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझे जैसी बांझ औरत की ज़िंदगी का क्या काम उनकी ज़िंदगी में। माँ को तो बच्चे से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, या अब हमेशा के लिए मेरी आंखें बंद हो जाएं। और रो रो कर मैंने अपना बुरा हाल कर लिया था। सास ने मुझे तसल्ली दी, बहू फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वह बहुत कड़वी औरत थी, मगर आज उनका रवैया देखकर मैं हैरान थी। उनका रवैया आज मेरे लिए हमदर्दी में था। फिर कुछ टाइम के बाद वो मेरे से बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें श्रीमती मधु के पास ले जाऊं। जानती हो मधु के पास जितने भी बांझ लोग आते हैं उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। या तो उनको बच्चा पैदा नहीं कर सकती या फिर उनके बच्चे मरे हुए होते हैं। मधु की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वह सिर्फ 7 गोलियां देती हैं। गोलियां खाने के बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। ज़्यादातर डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको तो बस पैसा कमाना होता है। इस डॉक्टरनी का भी यही ख्याल होगा। इलाज तभी ऐसी बातें कर रही थी। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मधु के पास लेकर जाऊंगी। उसी की गोलियां खिलाकर तो एक ही नहीं कई बच्चा पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि मैं अपनी बेटी को भी इसी औरत के गोलियों से प्रेगनेंसी करवाई थी। मैं उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को माँ ने कहा था कि मेरे साथ श्रीमती मधु के साथ पास चलना है। मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने को कहा। हम लोग दोनों श्रीमती मधु के घर पहुँचे। मधु के पास वाकई कई औरतें बैठी थीं। उन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वह भी श्रीमती मधु के साथ गोलियों से ठीक हुई हैं और उनके बच्चे भी पैदा हुए हैं। और ये कि उनके बच्चों भी पैदा हुए हैं, ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र चली गई। जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, चलो अभी मेरी शादी को तो 2 ही महीने हुए हैं। अभी श्रीमती मधु के पास गई तो उन्होंने पहले मुझे झाड़ा लगाया और 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना। उनमें से एक भी गोली
छूट ना पाए। गोली और साथ में जो मंत्र बोली वह भी पढ़ते रहना। उन्होंने गोलियों को एक छोटे से डिब्बे में मेरे हाथ में थमा दिया। मेरे हाथ से मेरी सास ने गोलियों वाला डब्बा ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूँगी। तुझे गोलियों का नहीं पता, ये एक ख़ास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूँगी। मुझे अपनी सास पर उस वक्त बहुत प्यार आया कि इस कदर ख्याल रखने वाली सास, वरना तो औरतें अपनी बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं, कभी किसी बहू के नुक्स बर्दाश्त नहीं करती हैं। जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने डिब्बा थमा दिया मेरे हाथ में। उस डिब्बों में सफ़ेद रंग की छोटी छोटी 7 गोलियां थीं। कहने लगी कि मैं रोज़ाना रात को तुम्हें दूध लाकर दूंगी, तुम दूध के साथ यह गोलियां खा लेना और ख़बरदार उसके बाद तुम बिस्तर पर से मत उतरना, सीधे सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर के लिए तुम्हें सोना ज़रूरी है। जी हाँ, समझ गई मैं। आदर से मैंने सर झुका लिया। मेरी सास मेरे कमरे से चली गई तो मैं बैठे सोचने लगी कि भगवान ने किस कदर मेहरबान औरत अता की है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति देव अंदर आ गए। मैंने उनसे उस बात का जिक्र नहीं किया। वह भी कुछ ना बोले, जैसे उन्होंने मेरी किसी बात का गर्ज ही ना हो। मगर जब ये पता चला था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर उदासी और मेरे से खफा थे। उसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब सी जहरीली चीज़ खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से वह गोली अपने हल्क से नीचे उतारी। बस इतना इंतज़ार कर रही थी कि कब ये दिन गुजर जाए और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, मैं अपने पति को खुशखबरी सुना दूं। नहीं, 2-3 दिन ठीक से गुजर जाएं। मगर मैं एक बात से ज़्यादा परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती, मेरी कमीज़ पर काले रंग के दाग लगे हुए होते। उन दागों का निशान भी समझ में नहीं आता ये कैसे लगा है। उसके अलावा मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी लगता, मेरे पूरे बदन में दर्द होता। उस चीज़ ने मुझे परेशान करके रखा था। मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती कि कहीं वे दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाएं। वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे गोली खाते खाते आज 6ठा दिन हो गया था। मेरे पास अब सिर्फ एक आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। उसके बाद शायद जल्दी ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। उस खुशी में गोली मेरे हाथ से नीचे गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे कहीं गोली न मिली। फिर मैं जाकर टॉर्च लेकर आई। बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी। एक दिन था तो आखिरी दिन में मेरी सारी मेहनत खराब हो गया। काश मैं वो गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब न जाने बाकी गोलियां का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी कि श्रीमती मधु कौन से दूर हैं। अभी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा। सुबह सवेरे मैं अंधेरे ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूँगी। ये सब सोचते हुए अभी 10 ही मिनट गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मेरी बोलती बंद हो गई। कहीं ये ना समझ ले कि मैंने गोली नहीं खाई है, क्योंकि गोलियों को खाते अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे कमरे में ही रुकी रही। मैं आंखें खोल के देख भी नहीं सकती थी कि वह क्यों रुकी हुई हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरे नाक के अंदर जाने लगी, जो शायद अगरबत्तियों की खुशबू थी। मेरे सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब
भी सोती बनी रही कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए कि मैं गोली नहीं खाई है। लेकिन अब उन्होंने उन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक ज़ोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर हाथ में आ गया। उन्होंने काले रंग का कपड़ा पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका लगाया हुआ था, जिसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वह कोई जादूगरनी है जो अपने मंत्रों में खोई हुई हैं। मुझे उठकर चीखता चिल्लाता देख घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके जादू टोने से मुझे उलझन हो रही थी कि कमरे में फैली बदबू ने मेरा दम घोट रहा था। उससे पहले कि मैं ज़्यादा चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे घर में घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में लेके गई। वह कमरा घर के एकदम कोने के तरफ बना हुआ था। उसमें कोई जाता नहीं था। एक तन्हाई अंधेरा सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसी भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे वहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज़ न सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली साइड में बना हुआ था। मैं अपने पति ऋतिक को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन उसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वह जादू टोने में अपनी माँ का साथ दे रहा है और ये कि उसको मेरी कोई परवाह नहीं है। तकरीबन शाम को 4 बज गए। ऋतिक ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। उसके पीछे छुपी हुई राज तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन से राज हैं? तुम पागल हो तो नहीं गए हो? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब टोटके करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारे डॉक्टर रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारी माँ बनने का उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर ऋतु के पास गई थी। अच्छा, ये सब तुम फिर जानते हो। मुझे क्यों छुपाया? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये सब बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियाँ क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। कि ऋतिक हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। उसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उसकी बात सुन लूँ, मगर मेरे दिल पर खून सवार था। मैं उनके पाँव पर गिर गई। खुदा के लिए ऋतिक, मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद जो तुम मर्जी कर लेना। ये मेरा दम घुट रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऋतिक ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। ऋतिक ने मुझे रजामंदी में कहा कि मेरी माँ को तो तुम जानती हो कितनी गुस्से वाली हैं। औरतें उनसे झाड़ा लगवाने आती हैं और वह सभी का मुफ्त में इलाज करती हैं। शायद तुम उस बात को नहीं जानती हो, क्योंकि आजकल यहाँ भीड़ भाड़ ज़रा सा कम है, मगर मैं मम्मी को जानता हूँ अच्छी तरह। वह लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वह चाहती हैं कि कोई औरत उनके दर से खाली ना जाए, जैसे श्रीमती मधु हैं ना वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसलिए उनको ये जादू टोने करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे एक वादा लिया था। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस टोटके की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दुल्हन बनाने में। लेकिन अब मुझे भी तो उनकी मानना है। अगर ये टोटके कर रही हैं तो उन्हें करने दो, उससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं
पहुंचेगा। मगर मैं जानता हूं कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है, वह बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने पति की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ऋतिक, मर्द बनो। तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है? तुम्हारी माँ खुद को भगवान समझ रही हैं। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है, और वह क्या लोगों की मदद करेंगी? वह तो अपने ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे ये खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं है। क्या ये बच्चा चला जाए तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? ऋतिक ने बड़े तसल्ली से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। भगवान ने एक दिया है तो दूसरा भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा उस दुनिया में आ गया है? ऋतिक, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा देना दुनिया में नहीं आया तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दोगे। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। ऋतिक ने मुझे वहीं बंद कर दिया और वह फिर चला गया। बेवफा की इस हरकत पर तो मैंने हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वह इस कदर बुज़दिल होगा। 2-3 घंटे बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। माँ को ये जादू टोना करने दो, सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। उसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। ऋतिक ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरतों के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं ऋतिक, तुम जो मर्जी कहो, मैं औलाद का गला घोंट नहीं सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसे यहाँ जादू टोना नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में दहाड़ी। ऋतिक पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके गमगीन नज़र आ रही थी, जिससे साफ नज़र आ रहा था कि वह शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। उसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाज़ें आईं। फिर वह भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, तुम निकल जाओ। इस घर से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना मम्मी तुम्हारी जान ले लेगी। ऋतिक ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून सवार है, वह तुम्हें नहीं बख्शेगी। ऋतिक की बात ठीक थी। थोड़ा सा सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का व्यवहार मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो रामू और उसकी बीवी ने मेरा स्वागत किया। शायद मेरे पति ने उन्हें पहले से ही बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। उस दौरान ऋतिक ने मेरी खबर न ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वह कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन मुझे दीदी ने बताया, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले नहीं समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। उन दिनों औरतों को पति की ज़रूरत होती है। वह उनसे अपनी दुख सुख कहती हैं, अपनी तकलीफ़ का साथी बनाती हैं। ऋतिक आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। वर्षों के बीमार और कमज़ोर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी, मुझे भी माफ़ कर दो। ऋतिक, क्या हुआ है? आप यूँ क्यों रो रहे हो? तब ऋतिक ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई है। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनकी हवास बिगड़ गई है, अपना दिमागी हालत खो चुकी हैं और अब अजीबोगरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और वह ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही हैं। ऋतिक की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। अपने पति की बातें सुनकर मैंने अपने सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही
बड़प्पन है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों मैंने उनकी खूब सेवा की। मुझे बार बार माफ़ी मांगती रही, मगर उन्होंने ना जाने किस किस का दिल दुखाया था। उनकी जान जैसे अटकी हुई थी। ये हालात देखकर मुझे भी बहुत घबराहट हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना कोई जादू टोना मानूंगी, ना मानने दूंगी। ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हुए हैं, मगर मैं कभी भी भगवान से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।